अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद हमारे पास इतनी ज़्यादा कैसे है और ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा डाइवर्स कैसे होते हैं, मुख्तलिफ कैसे होते हैं, एक दूसरे से स्टेबल कैसे होते हैं। हमने कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। अब हम देखने जा रहे हैं आइसोमरिज्म, जो कि उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक डिफरेंट फॉर्म में या अपनी डाइवर्सिटी को शो करते हैं। आइसोमरिज्म एक फिनोमेना है जिसमें आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है। आइसोमर्स क्या होते हैं, यानी मेन पॉइंट हमारा है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल। तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनके एटम की अरेंजमेंट या हम जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, वो डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। यानी दो कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं, दो कंपाउंड, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, उनकी अरेंजमेंट, उनका फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला वो एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और इस फिनोमेना को, जिसमें आइसोमर की फॉर्मेशन या कंपाउंड आइसोमर शो करते हैं, हमें नज़र आते हैं, इस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। पेंटेन है हमारे पास। पेंटेन नाम से जाहिर है कि इसमें 5 कार्बन एटम मौजूद होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने शो किया है, कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन 12, यानी इसमें कार्बन 5 होंगे और हाइड्रोजन एटम की तादाद 12 होगी। इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो बनती है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बनती है। जैसे कि मैंने इसको स्ट्रेट चेन की फॉर्म में शो किया है, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके। इसे हम नाम देते हैं एन पेंटेन का। फिर हमारे पास है एक और स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन जो है वो ब्रांच की फॉर्म में नीचे शो होता है। लाजमी नहीं है कि वो इसी कार्बन पर हो, वो इस कार्बन पर भी अपनी ब्रांच को शो कर रहा है या नीचे जा सकता है, एक अलहदा से बॉन्ड शो कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं आइसोपेंटेन का। ये इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। हम इनको आइसोमर, इन दोनों को आइसोमर नहीं कह सकते, इसको और इसको आपस में आइसोमर का नाम दे सकते हैं। इसको और इसको नहीं देते क्योंकि अगर हम इस साइड से इसकी पोजीशन को देखते हैं तो वो सेकंड नंबर पर है। अगर हम इस साइड से भी इसकी पोजीशन को काउंट करते हैं, जब इधर हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब भी ये सेकंड नंबर पर मौजूद होता है। तो यानी कि ये दोनों सेम हैं, दोनों ही आइसोपेंटेन ही कहलाते हैं। एक आइसोमर हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में है, एक हमारे पास जिसमें एक ही ब्रांच बनती है, और एक और हमारे पास आइसोमर बनता है जिसमें 2 ब्रांचेस शो होती हैं ऑपोजिट साइड पर। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर शो की है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पहले हमारे पास 3 कार्बन एक स्ट्रेट फॉर्म शो की है, और उसके बाद यहाँ एक ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बन का यहाँ ग्रुप प्रेजेंट है, यानी एक ऊपर ब्रांच प्रेजेंट है और एक नीचे ब्रांच प्रेजेंट है। 2 ब्रांचेस ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं, तो हम इसे नाम देते हैं नियोपेंटेन का। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं कि स्ट्रक्चर इन सब की डिफरेंट थी, लेकिन अगर हम देखें तो इनमें एटम की तादाद सेम होगी। काउंट करिएगा ज़रा, 3 हमारे पास ये कार्बन हो गए, 4 और ये 5 कार्बन हो गए। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, क्या हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, 3 3 6 9, और हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ एक मिस्टेक है, सेंटर में हमारे पास हाइड्रोजन नहीं आती, सॉरी, हमारे पास ये 12 है, क्योंकि अगर हम सेंटर में देखते हैं तो सेंटर में हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। वो हाइड्रोजन गलती से यहाँ लग गया, तो 4 उसके बॉन्ड पहले से मौजूद हैं, 4 बॉन्ड उसके पहले से क्लियर हैं, तो एक और बॉन्ड तो वो बनाता नहीं है, यानी 5 बॉन्ड तो वो बनाता नहीं है। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन को शो करती
तो इसका मतलब था कि उसकी 5 वैलेंसी है, 5 उसके बॉन्ड बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अगर हम इस कार्बन को भी देखते हैं तो 3 उसने हाइड्रोजन के साथ अपनी वैलेंसी पूरी की हुई है और एक उसने कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी उसके 4 बॉन्ड यहाँ भी क्लियर हैं। इस तरह से यहाँ भी देखें तो यहाँ भी उसके 4 बॉन्ड हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने देखा कि हमारे पास इसी तरह से 5 कार्बन थे और हाइड्रोजन की तादाद कितनी थी, 12 नियोपेंटेन में। अब हम देखते हैं कि हमने जो आइसोपेंटेन देखा था, आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर देखी थी, क्या उसमें भी ऐसे ही है? 1 2 3 4 5 कार्बन है और इसी तरह से हमारे पास 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 12 है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। अब रह गया एन पेंटेन, इसमें भी देखें तो हमारे पास 5 ही कार्बन है और 12 ही हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर, तीनों की स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि एटम की तादाद सेम है। और जो एटम तीनों में या एक में है, बाकी भी दोनों में वही एटम मौजूद है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। देन हम देखते हैं, एक पॉइंट है, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम। जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन एटम की तादाद में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे हमारे पास आइसोमर की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज होती जाती हैं। अगर हमारे पास कार्बन एटम की तादाद 10 है तो उसकी पॉसिबिलिटी ब्रांच की फॉर्मेशन या इस तरह से और स्ट्रक्चर में इजाफा हो जाता है। अगर इसमें हमारे पास छोटी ब्रांच है, मे भी उसमें हमारे पास काफ़ी लॉन्ग ब्रांच आ जाएगी, काफ़ी बड़ा इधर फार्मूला या इधर बड़ा सारा ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पास कार्बन एटम की तादाद में इजाफा होता जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आइसोमर की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन डिफरेंट होती जाती है, चेंज होती जाती है। अगर पेंटेन के 3 आइसोमर बन रहे हैं, मे बी नेक्स्ट के 4 5, इस तरह से 10 वाले के मे बी 20 या 15 हो सकते हैं। क्लियर? देन हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कंपेयर अदर, कि अगर वो किसी और एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कार्बन एटम की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, या इसकी चेन या इसकी रिंग फॉर्मेशन में इजाफा होता जाता है, तो एटम का स्टेबल होना या उस मॉलिक्यूल का स्टेबल होना ज़रूरी हो जाता है। तो वो स्टेबल तभी होगा जब उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उसका बॉन्ड स्टेबल होगा। कार्बन 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 का अगर हम देखें तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है और इनकी चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के साथ क्लियर होती है, एक दूसरे से क्लोज होती है। क्लोज होने की वजह से इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यहाँ चार्ज डेंसिटी, इन दोनों का साइज़ एक जैसा और थोड़ा सा स्मॉलर होने की वजह से ये बॉन्ड जो बनाते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कार्बन कार्बन का अपने साथ तो होता है, लेकिन ये दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। फ़र्क है कि कार्बन कार्बन का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बाकी एटम्स की निस्बत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस के साथ भी अपनी बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। देन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसकी डाइवर्सिटी में इजाफा होता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती जाती है, वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो इसको फिल करने के लिए अपने आप को 3 तरीक़ों से अरेंज करता है। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। बल्कि वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल तो नॉर्मल प्रेजेंट है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी फॉर्मेशन करते हैं। जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी और तरह से हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फिज़िकल हर तरह की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इथेन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इथेन को हमने यूज़ भी किया हुआ है। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन अगर हम इथाइलिन की बात करते हैं, इथेन का ही है, यानी कि इथेन यानी 2 कार्बन एटम, इथाइलिन में भी 2 ही कार्बन एटम होते हैं। इस तरह से एसिटाइलिन, इसमें भी 2 ही कार्बन एटम होते हैं।
दो कार्बन एटम होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या आता है? इनमें फ़र्क आता है बॉन्ड का। यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। हम जब इथाइलिन की बात करते हैं तब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है, और जब एसिटाइलिन की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो दोनों में, बल्कि तीनों की बात करें तो तीनों में कार्बन एटम की तादाद तो सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं। किसकी वजह से? इनकी बॉन्डिंग की वजह से। ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इनकी नेचर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई टाइप या नई जो क्लासिफिकेशन है वो शो हो जाती है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड है, जिनमें डबल बॉन्ड है और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में इजाफा होता जाता है, उनमें बॉन्डिंग डिफरेंट होने की वजह से, उनकी नेचर डिफरेंट होने की वजह से।